हमारे उन सब समाज सुधारकों को नमन करता हूँ जिसकी वजह से आज ब्राह्मणवादी लोग ये सोचने को मजबूर हो गए कैसे बांटा और कैसे जो सोचने वाले लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। Those who are not looking for happiness are the most likely to find it, because those who are searching forget that the surest way to be happy is to seek happiness for others. Never forget that everything Hitler did in Germany was legal. A man who won't die for something is not fit to live. कोई भी समाज है उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसका कोई बेसिस होता है। जो बाबा साहब का मूवमेंट है उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स डेवलप हो रहे हैं समाज में, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है वो केवल गैर बराबरी के ऊपर आधारित है, उसमें डेमोक्रेसी किसी भी आधार पे लागू नहीं की जा सकती। अब वो जब ये कहते हैं हम जो पीछे रह गया उसको हम वो देंगे रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का जो बेसिस है, हालांकि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो बेसिस पूरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी या सोशल एक्सक्लूजन है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर दो आदमी एक ही बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका इलाज अलग अलग कैसे हो सकता है? एक आदमी को दो आदमी को डेंगू हो गया और एक आदमी को आप डेंगू की दवाई दे रहे हैं, दूसरे को बुखार की दे रहे हैं, तो बुखार वाला तो मरेगा ही। जिसको बुखार की दवाई देंगे वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैं आज का जो ये हमारा डिस्कशन है, जो हम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको वेलकम करता हूँ। और पाटिल साहब, जारंदे साहब, उक्के साहब, मेसराम जी नहीं दिख रहे, वो भी बड़े एक्टिव रहते थे, लेकिन जो भी हमारे साथी और दूसरी संस्थाओं से भी जो हमारे साथी आए हैं, और प्रोफेसर चंदू मस्के साहब और दूसरे हमारे साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि डेमोक्रेसी कैसे हमारे देश में आई। काम सुंदर है, उनकी अपनी स्टेटमेंट है। तो ये जो सारी व्यवस्था है, कोई भी कास्ट जो है वो रेलेवेंट नहीं है। जो संविधान है, संविधान ने जो रिजर्वेशन दिया वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को दिया। किसी आदमी को रिजर्वेशन नहीं है, कि क्लास को रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट उसको रीराइट करके उसका ओरिएंटेशन चेंज करके एक आदमी पे केंद्रित करना चाहता है। आदमी पे केंद्रित करने से जो सामाजिक गैर बराबरी है वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो आदमी उसमें काम कर रहा है वो व्यक्ति जो है किस तरह के स्ट्रगल से गुजर रहा है, ये वो समाज जानता है जिसका वो भाग है। अभी हरियाणा में एक छोटी सी जगह है चरखी दादरी, नया जिला, वहां एक कोई शेड्यूल कास्ट ऑफिसर, आपके यहाँ कलेक्टर होता है, वहां डिप्टी कमिश्नर बोलते, वो पोस्ट हो गया। जब वो पोस्ट हो गई लेडी,
तो उसके ऑफिस में जाके जैसे हम बैठे, किसी ने उसको गालियां दी कास्ट की, और हमारा सुप्रीम कोर्ट समझता है IAS होने के बाद वो क्रिमिलेयर हो गया। तो वहां जितनी संस्थाएं थी उन्होंने हड़ताल वड़ताल की, उसके बाद केस में दर्द हुआ नहीं, केस भी दर्द नहीं हो रहा था, वो उसको ऑफिसर को मना कर रहे थे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब ऐसे होता रहता है। जो होम मिनिस्टर था अनिल विज, उसके पीरियड में एक IPS ऑफिसर होती थी, कोई कालिया लड़की थी, उसने उसके बारे में बदतमीजी की, तो बाद में उसने कहा वो कालिया तो ब्राह्मण भी होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ये शेड्यूल कास्ट है। मतलब जब वो उनके आदमी को टारगेट आप करने लगते हो, तुरंत आपको ब्राह्मण बना देता है, लेकिन जब तक के वो आपको बेइज्जत करना चाहता है तो उसका फार्मूला वही है। बहुत बड़े पैमाने पे पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, ये जो टर्म होती थी ये 70-80 के दशक में ज्यादा यूज होती थी, नन फाउंड सुटेबल, नो वन फाउंड फॉर ए पोस्ट, ये आजकल 2-3 साल से ये चल रहा है, 70-80 के दशक में बहुत बड़े पैमाने पे थी, और बहुत ज्यादा जगह ऐसी है। अभी एक भाखड़ा नांगल डैम है जो 1945 में बना, अभी जो शेड्यूल कास्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके चेयरपर्सन थे सोलंकी, डॉक्टर सोलंकी, वो बता रहे थे कि वहां आज तक रिजर्वेशन लागू नहीं है। ये जिस रिजर्वेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं वो पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन है, और 70-75 साल हो गए उसको। अभी 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने वहां विजिट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज भी वहां रिजर्वेशन लागू नहीं था। तो डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी ये बता रहे थे कि कोई रिप्रेजेंटेशन भी वहां से नहीं आया। हम लोग वकील हैं, जब कोई हमारा आदमी अफेक्ट होता है, मतलब उसका राइट अगर मार्जिनलाइज करना है तो वो हमारे आदमी को ही खड़ा कर देते हैं, जैसे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा आदमी एक तैयार हो जाता है, वो पिटीशन डालता है, पिटीशन चलती है, उसके खिलाफ भी वोट हो जाता है। लेकिन अगर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम का कोई आदमी है उसको अफेक्ट होना है तो उनका आदमी भी नहीं डालेगा, और हमारे वाले को भी वो एडजस्ट कर देता है, अभी नहीं अगली पोस्ट में तेरा ही हम कर देंगे, चाहे वो करेंगे नहीं करेंगे। इस प्रोसेस में वो आपको कोई लिटिगेशन का जो जरिया है वो नहीं डेवलप होने देते। तो इसलिए पूरा जो सोशल सिस्टम है वो उनके फेवर में काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में ऑल इंडिया रेडियो से कहा था, जो 25 नवंबर 1949 के भाषण में भी उस तरह की लैंग्वेज है कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बैकवर्ड क्लासेस जो फ्रेज उन्होंने यूज की थी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फ्रेज यूज नहीं की थी। उन्होंने जो 16(4) है वो उनका बनाया हुआ प्रोविजन है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अलग फ्रेज नहीं है उसके लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो फ्रेज शुरू हुई पहली बार वो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से हुई, और मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इसीलिए लॉ मिनिस्टर का पद छोड़ा, क्योंकि जो प्रिंसिपल वो डेवलप कर जाते थे, वो प्रिंसिपल जब उनको लगा कि भाई वो प्रिंसिपल नहीं चल पाएंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं ये अपने आप को गवर्न करने के लिए बेताब है। जो मिल एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, जॉन स्टार्ट मिल, उन्होंने कहा था वन कंट्री इज नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री, जिसकी वजह से ये सब इंडिपेंडेंस हुई उनकी थ्योरी की वजह से। Another country must admit that one class is not fit to rule another class. एक क्लास जो है उसके ऊपर दूसरी क्लास भी रूल नहीं कर सकती। आज हमारा रिजर्वेशन होने के बावजूद हमने 5-6 स्टेट्स के केसेस किए हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, उसमें उस डाटा के हिसाब से जो परसेंटेज होनी चाहिए वो कहीं पे भी पूरी नहीं है।
शुरू में जब नागराज का जजमेंट आया तो नागराज ने जो क्राइटेरिया रखा था उस क्राइटेरिया के हिसाब से डाटा एनालाइज होना था। तो उनको ये लगता था कि अगर पूरे देश का हम पूरे स्टेट का एग्जामिन करेंगे तो इनका डाटा जो है ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास डाटा तो था नहीं, वो तो मनगढ़ंत कहानियों पे सारा सिस्टम चलता है। तो बिहार का अगर आप एग्जाम्पल देखें, बिहार 2-3 जगह के मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वो हो जाता है उससे। तो बिहार में, मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे बिहार में 16% रिजर्वेशन था और जो कमेटी है उसकी 2011 की रिपोर्ट है। आज 13-14 साल हो गए उस बात को। उसके बाद से रिजर्वेशन लागू नहीं है। अभी बिहार में सारी जो रिजर्व पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी से उन्होंने भर दी है। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि in fact representation of staff under reserved SC/ST quota is less than 5% across most services having sufficient promotional avenues. Only 321 SC candidates and 113 ST candidates were recommended by BPSC for promotion against 410 and 138 vacancies of these categories. मतलब इस रिपोर्ट का जो प्रिपेयर उन्होंने किया इस बीच में ये सिलेक्शन और हुए। 5% रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया, उसकी अपील की, अपील में उसको अफर्म कर दिया सिंगल जज के ऑर्डर को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2015 से वो चल रहा है और अब उन्होंने पिछले 2 साल पहले सब पोस्ट जनरल कैटेगरी से भर दी। इसी तरह उत्तराखंड में था। उत्तराखंड में 19% रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट का और 4% था शेड्यूल ट्राइब का। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट है उसका 11.64% था। 2012 की रिपोर्ट है, जो 3 मेंबर्स कोई की कमेटी थी, जिसमें एक चीफ सेक्रेटरी था, एक वाइस चांसलर था, एक कोई एडिशनल सेक्रेटरी था। 3 मेंबर्स की कमेटी थी। उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट, वो परसेंटेज ही मैं बता देता हूँ क्योंकि उस तरह से अगर ज्यादा बताऊंगा तो शायद आप बोर भी हो जाओगे। परसेंटेज ऑफ SC ऑफिसर्स 11.64%, ये ग्रुप ए में है, और शेड्यूल ट्राइब है 2.98%। उसके बाद ग्रुप बी में 12.18% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 2.17%। उसके बाद आपका ग्रुप सी पोस्ट में 13.91% और 1.66% फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो जितना होना चाहिए तकरीबन उसका आधा या उसके आसपास है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सारी पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी से भर दी और उसके बाद उन्होंने एक बार कांग्रेस को वोट दिया, फिर उन्होंने बीजेपी को दिया। इस बार दोबारा फिर बीजेपी आ गई है, क्योंकि वो जो चेंज हमारा आदमी वोटिंग में ही चेंज कर सकता है, लेकिन अब ये वोटिंग मशीन और बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिसके तहत कुछ भी हम करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सैंक्शन पोस्ट है शेड्यूल कास्ट की 1,30,908 और इसमें वैकेंट पोस्ट है 27,870। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब की जो पोस्ट है 1,63,673, क्योंकि इसमें बैकलॉग भी मिला है, सैंक्शन पोस्ट इसलिए ये ज्यादा है। और इसमें 75,608 वैकेंसीज खाली है। तो 1 लाख से ज्यादा पोस्ट मध्य प्रदेश में खाली है। और उसके बावजूद अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही हाल है। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब की 20% रिजर्वेशन होती थी और शेड्यूल कास्ट की 12% होती थी, लेकिन वहाँ दोनों ही डाटा में 10% के करीब
करीब उनका रिप्रेजेंटेशन था। अब वहाँ शेड्यूल ट्राइब जो है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 32% रिप्रेजेंटेशन हो गई है, 32%, और तकरीबन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब जनरल कैटेगरी से पोस्ट भर दी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये केवल हमारे लोगों को उलझा के वो उनको राइट नहीं देना चाहते, वो केवल उनके वेलफेयर की बात करना चाहते हैं। और हमारे कुछ लोग नेचुरली गुमराह होकर वो समझते हैं ये हमारे फेवर में काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं। तो ये जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो स्टेट्स हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इन सब स्टेट्स में बहुत बड़े पैमाने पे रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4) और 16(4)A है वो ये कहता है कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एडेक्वेट का मतलब जैसे ओबीसी का उन्होंने 52% को 27% दिया है, ये कोई एडेक्वेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोर्ट कोई भी प्रिंसिपल जो डेवलप करती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में है कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो शेड्यूल कास्ट जितनी पॉपुलेशन उतना उसका होना चाहिए। अब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16.8% है और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 6.8% है, तो 25% से ज्यादा अब पॉपुलेशन है, लेकिन 22.5% ही रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और जो बैकवर्ड क्लास है उसको केवल 27% मिल रहा है, लेकिन 27% भी वो दिखाने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 14% था और 14% से भी कम करके उन्होंने 6% किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में किया। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो वो 50% का जो कैप उन्होंने लगाई है उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे वो रिप्रेजेंटेशन को कर्टेल करने का काम करती है। और इसका मतलब है कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में वो तभी आ सकते हैं जब रिजर्व कैटेगरी में उनका राइट है। अभी जैसे क्रीमी लेयर उन्होंने लगाया ओबीसी के ऊपर, तो आप लोग काफी लोग सर्विस में होंगे, क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं ओबीसी, उनको वो जनरल कैटेगरी में कितने लोगों को देते हैं? किसी को नहीं देते। जहां तक हमारे पास डाटा है कोई उनका रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी में वो उनको नहीं देते। अगर मान लो एक ओबीसी जो है उसका फादर क्लास 1 ऑफिसर हो गया, तो उसके बच्चे को मजदूर बनाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा जो है वो उससे आगे नहीं जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब है वो उससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप वो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा अनरिजर्व कैटेगरी में उसको मिलेगा नहीं, रिजर्व कैटेगरी में आप उसको दे नहीं रहे, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो आपको उसको न्यूट्रलाइज कर सके। बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जज था उत्तर प्रदेश में, भर्तृहरि प्रसाद। भर्तृहरि प्रसाद की दूसरे जिले में बदली हो गई, तो उसका जो कोर्ट रूम था और रिटायरिंग रूम जहां जज लोग बैठते हैं, तो वो उसका प्यूरिफाई करने का सिस्टम किया। तो भर्तृहरि प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस जज का खंडन किया कि भाई ये गलत कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो भर्तृहरि प्रसाद को तो हाई कोर्ट ने कंपल्सरी रिटायर कर दिया कि ये मीडिया में चला गया, मीडिया में जाना गलत है, और जिसने वो किया उसका प्रमोशन कर दिया, हाई कोर्ट जज हो गया। तो ये जो प्रोटेक्शन है अनटचेबिलिटी के या सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल प्रेजुडिस के खिलाफ, ये प्रेजुडिस जो है उस आदमी को वो किसी भी पोजीशन में चला जाए उसका खत्म नहीं हो रहा है। अगर वो खत्म नहीं हो रहा तो वो प्रोटेक्शन उसको कैसे मिलेगी? संविधान कहता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई, पर क्या असल हालात में अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई? कोई भी जो आदमी काम कर रहा है किसी भी चीज में, तो उसके खिलाफ अनटचेबिलिटी बहुत बड़े पैमाने पे, जहां आपकी डोमिनेंट पोजीशन है वहां आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां आप अलग थलग होंगे वहां प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है ये उसकी कंडीशन है। जस्टिस रामास्वामी ने एक जजमेंट लिखा था, अप्पा बालू स्वामी कुछ ऐसा नाम है उसका, उसमें एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है।
जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होता था जगन्नाथ पहाड़िया, और उसके साथ कोई स्पीकर था, लोक असेंबली का जो स्पीकर होता है। तो उस जजमेंट में ये लिखा है कि वो स्पीकर की वाइफ ने ये कहा कि भाई मैं इसको खाना सर्व नहीं कर सकती। अब वो चीफ मिनिस्टर था तो उनका आने जाने का खाने वाने का रहता है, तो उसने कहा मैं उसको खाना, और ये जजमेंट का पार्ट है, 95 का जजमेंट है वो। तो आप ये देखिए जो आदमी चीफ मिनिस्टर हो गया, जीतन राम मांझी, हालांकि अब इस जजमेंट का वो समर्थन कर रहा है क्योंकि वो जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ है, लेकिन जीतन राम मांझी 8 बार का एमएलए था और मुख्यमंत्री था बिहार का। जब वो एक मंदिर में गया तो उसको धोया गया उसके बाद में जैसे वो बाहर निकला। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल प्रेजुडिस है, ये उसके खिलाफ, ये कोई नौकरी का अधिकार नहीं है रिजर्वेशन। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये रिजर्वेशन केवल नौकरी का अधिकार है। रिजर्वेशन जो है हमारे साथ बराबरी का बर्ताव हो, ये इसका अधिकार है। नौकरी एक इंसिडेंस है उसका। नौकरी कोई आप अदरवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप उस नौकरी के लिए जाएं तो एक दूसरे आदमी में और आप में जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। उस भेदभाव को रोकने के लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जरिए लेके आए, और इस व्यवस्था ने काफी चेंज तो किया, लेकिन उनके जो लोग हैं वो ज्यादा जागरूक है और फिर उनके पास वो साधन संपन्न है। हमारा जो आदमी है उसको अल्टीमेटली उनके पास ही जाना है, कुछ भी अगर काम करना है उसको, कोई कुछ करने में नौकरी, यहाँ सुपरविजन में काम करेगा तो वो करना पड़ता है। ये कंप्रोमाइज का जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो हमारे राइट्स है वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। क्योंकि अभी इस केस में एक वकील ने यह भी आर्ग्यू किया था कि हमारा जो रिजर्वेशन है ये आर्टिकल 335 में है। जो समझता हूं न्यूट्रलाइज करने के लिए है। रिजर्वेशन जो है वो एफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं करता, एफिशिएंसी इसको कंट्रोल करती है। जबकि वो जो एफिशिएंसी का प्रोविजन है वो पार्लियामेंट के लिए शायद बनाया था उन्होंने, क्योंकि वो 330, 331, 332, 333, 334 और वहां 335 है। वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 335 को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे लगा दिया। उसको आपको अधिकार नहीं है, संविधान हमें अधिकार देता है। बाबरी उसकी है, सेक्शन के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई कारण है तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लॉज 3 था जो अब आर्टिकल 16(4) है, तो लिखा था इसके लिए कि हमें कास्ट दिया था। शेड्यूल कास्ट उसमें डिफरेंट नेम है, 2 सीटें, बैकवर्ड क्लास 2 सीटें, ब्राह्मण 2 सीटें, इस तरह से उसमें एक एक कास्ट का अलग से रिजर्वेशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसकी वजह हुआ उसमें
काम करता, उनका कैसे लाभ हो उसके ऊपर काम कर रहा है। और सिस्टम में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आपका बनानी तो ऊपर से बनती है, नीचे से, नीचे वाले का कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सके। और ऊपर वाले उसमें आपका एक भी आदमी होता। अभी जानवी साहब बता रहे थे कि कमेटी में जो उन्होंने कोई पर्टिकुलर, वो किसी को भी नहीं रखते हैं, उनके अपने आदमी आपके लिए सारी पॉलिसी बनाते हैं। आपकी नॉलेज में वो तब आती है जब वो एक फॉर्मेट के रूप में आपके सामने आती है। जब ये जो अनटचेबिलिटी है, इसको अगर हम देखें तो इसका रूप क्या है। जब रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं जाने दिया तो एक डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम का मेडिकल डॉक्टर, मतलब जो प्रोफेशनल डॉक्टर था, उसने 2 दिन बाद उस पुजारी के हाथ को चोट पहुंचाई। डॉक्टर अशोक मेघवाल जो अजमेर का मैटर है। तो वैसे वो कोई कोविंद को जानता नहीं है, क्योंकि हम एक सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप में जब एक आदमी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है तो दूसरा आदमी भी उसके ऊपर रिएक्ट है और उस रिएक्शन काम किया। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो सोशल एक्सक्लूजन होता है, सोशल एक्सक्लूजन जब वो करते हैं तो वो हमारे आदमी नहीं है ना। इलेक्शन कमेटी लोगों का सिलेक्शन करती है, उसमें तो शेड्यूल कास्ट के पर्टिकुलर कास्ट के आदमी डोमिनेट नहीं हो सकते। अगर होगा तो कोई होगा। तो अगर 5 आदमी उसमें एक शेड्यूल कास्ट भी होगा तो 4 लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो उसको भी लेना नहीं चाहते हैं, वो केवल दिखाना चाहते हैं हम आपके फेवर में हैं। ये जो इस तरह का जो सिस्टम है, ये बहुत बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। और नॉर्मली शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके केसेस में मिलता है कि वो घोड़ी पे चढ़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं। अभी एक आईएएस ऑफिसर है, उसने शादी की, और एक आईपीएस ऑफिसर ने भी, अभी 3-4 महीने पुरानी चीज है, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन में शादी करनी पड़ी। मतलब उनको वो घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे थे, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी, तब वो शादी हुई उनकी। और सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम आईएएस हो गए तो तुम तो क्रिमिनल हो गए, तुम तो बाहर हो गए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जा सकता है? अगर वो उस क्लास से बाहर हो जाएगा और संविधान उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं? किसी भी तरह नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। संवैधानिक जो मापदंड है उनमें ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 2-3 तरह की चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। एक तो वो स्टेट को अधिकार देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पंचायत राज सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने उतना ही मजबूत कर दिया वो पंचायती राज। आज गांव में आप जाओगे तो बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि जब नीचे लेवल में जाओगे जितना पावर दोगे तो उनके अधिकारों का हनन।
और था उसको उन्होंने बहुत ज्यादा पावर दी। और जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो वो महिला कुछ भी काम नहीं करती, केवल वो दस्तखत करती, सब उसका हस्बैंड काम करता है। तो ये इस तरह से नहीं चलेगी। किसी केसेज में अगर कोई ऑफिसर उसको ऑब्जेक्ट करता है तो उस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये जो क्रिमिनल वर्ड है, ये सबसे पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसको क्वाइन किया था, और उस जजमेंट में बाबा साहब उसने 3 यूज किया। और उसने क्रिमिनल नहीं लिखा, बाबा साहब के लिए उसने वर्ड यूज किया हुआ रेबेलियन महार, जो किसी भी हालत में कोई भी जज, वैसे हमारे लोग उसको बहुत अच्छा जज मानते हैं। एक बार दिल्ली में एक फंक्शन था, तो 100 आदमी कम से कम उसके पैर छूने के लिए लाइन में लगे। लेकिन जब जैसे जैसे, तब तो हमने भी नहीं पढ़ा था उस जजमेंट को, जैसे हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसको पढ़ा। तो एक जगह हमने देखा, फिर हमने उसको बार बार देख के कितनी जगह किया, ऐसा पढ़ा। तो वो जो उनका जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड जो बहुत लिबरल लगता है, वो भी बहुत बड़े जो कास्ट सिस्टम है उसको परपेचुएट करने के लिए काम करता है। अभी मैरी चंद्रशेखर राव एक जजमेंट है जो 1990 का है, उसमें उन्होंने एक स्टेट में रिजर्वेशन मिलेगा और दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे महाराष्ट्र का आदमी मान लो पंजाब में आई मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका ध्यान नहीं रखेगा। ये जो कैटेगराइजेशन भी केवल उसी के लिए काम होगा, जब मुझे बेनिफिट नहीं होगा तो वो फिर दूसरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका मेरा कोई कंसर्न नहीं रहेगा। जो हमारी सोशल एफिनिटी है वो भी उससे कमजोर होगी, और शायद वही पर्पज है जिसके तहत वो डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि वैसे जैसे मजहबी सिख या वाल्मीकि जो है, अभी जब ये हियरिंग हो रही थी तभी एक चंडीगढ़ से कोई एडवोकेट आया था, तो उसने कहा 4 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उस कास्ट के लोग, लेकिन वहां तो कोई कैटेगराइज नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में IAS IPS लगते हैं, तो वहाँ ये कैटेगरी बी कैटेगरी का सिस्टम वो स्टेट लेवल पे है, लेकिन वहां नहीं है। और को तो मैं भी, अगर किसी जाति का रिपोर्ट जज किसी एक जाति के नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हमारे को थे, तो जो यहाँ पे रहा है वो कंटिन्यूएशन हो रही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का उसके पास कोई मेथड नहीं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल डेवलप करता है वो बहुत बड़े मार्के उसको उस तरह से एनालाइज नहीं करता। अभी एक जजमेंट था 2018 में, जब का जजमेंट आया उसी पीरियड में गोगोई साहब चीफ जस्टिस, तब तो 2-3 नंबर के जज थे, जब वो चीफ हो गए तब वो जजमेंट आया। तो उसमें उन्होंने जो दिल्ली से बाहर के, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जजमेंट मैंने देखे जिस जजमेंट से वो रिजर्वेशन नाम था, और इसका नाम है उसको रिलाई किया गया। अल्टीमेटली वो दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और
कोई स्टेट नहीं उनको कर रहे कल दूसरे एंगल से क्रीमी लेयर के बारे में मैंने काफी बताया कि क्रीमी लेयर क्या है और इसका किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये जो सरकार है इसमें मंत्री से लेके और लोएस्ट लेवल तक पे भी रिप्रेजेंटेशन जो है और एक शेड्यूल ट्राइब है, एक शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल ट्राइब। और ऐसी स्थिति में जो हमारी 25% पॉपुलेशन है, जितने अगर तुम्हारे 80 हैं तो 20 आदमी हमारे होने चाहिए, लेकिन 20 में जो बनाए भी हैं वो सारे स्टेट मिनिस्टर हैं। स्टेट मिनिस्टर किसी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा सकता, उसमें कोई भी विचार विमर्श है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल उसके डिपार्टमेंट का कोई सब्जेक्ट है तब उसको बुलाया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है इसको अगर हम देखेंगे तो अब हम अपने जजमेंट के ऊपर आए। There was no existence of any caste system. Rather, there was categorization. मतलब इसको जस्टिफाई करने के लिए उसको कैटेगराइजेशन बताया of the people according to their profession, talent, qualities and nature. और उसके बाद उन्होंने कहा in the constitutional regime there is no caste system and the country has moved in a casteless society except for the deeming provision under the constitution for the limited purposes of affording reservation to the depressed classes of persons, downtrodden or belonging to SC, ST, OBC. Therefore, any facility or privilege for promotion of the above categories of person has to be on a totally different criteria other than caste. Maybe on economic or financial factors, status of living, vocation and facilities available to each one of them based upon their place of living, urban or rural. तो ये सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं कि कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए ये, और ये इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। अभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उन्होंने 10% के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बहुत सारे हमारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि शायद हमें भी उसमें राइट है, उसमें कास्ट को राइट है। पहले बनाया एक्सक्लूजनरी, जैसे कास्ट है माइनॉरिटी फेस कर रहा है, ये सकता है ट्राइब हो गया तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलेगा उसके एरिया के, क्योंकि वो बहुत ही वीक होगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस जो कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में उनके आदमी को क्या बेनिफिट हो उसके लिए वो काम करते रहते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे उसके लिए सोचने की जरूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है वो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो मुझे कोई गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है।
मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तब भी मुझे गाली दे रहा है। जो सोशल है उसके पास कितना भी पैसा हो, एक आदमी राष्ट्रपति हो गया तो उसको कितनी तनख्वाह है? सबसे ज्यादा तनख्वाह है देश में। सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले आदमी को वो ट्रीटमेंट भी आपका करना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस जिनके पास 1 करोड़ कोई रिजर्व एक 2010 को प्रमोट होता है, तो वो 16 वाला आदमी 10 वाले से सीनियर हो गया। तो ये क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखता है, इसलिए वो सारे रूल सेटिस्फाई करके उसको प्रमोशन किया। उसके बावजूद आप उसको नीचे रखना चाहते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्रिंसिपल बनाया और पार्लियामेंट ने उसको नेगेट किया, उसके बावजूद आज भी उसके रिवाइवल की पूरी संभावना है। अभी जैसे कैटेगराइजेशन होगा, कैटेगराइजेशन होने से एक पर्टिकुलर कास्ट और दूसरी पर्टिकुलर, जब ये केस चल रहा था तो हरियाणा के लोग आते थे, हरियाणा की जो पार्टी थी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 3-4 लोग ऐसे भी आए जो बताइए एक फला कास्ट का आदमी ले लेते, एक दूसरी कास्ट उन्होंने बताया कि गोवर्धन दास चौहान होते थे, जो हमारा होता एक जगह है कलानौर, उसमें जयनारायण खुंडिया थे, वो धानक कम्युनिटी, एक शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, उसके आदमी थे, दोनों मंत्री थे। तो अगर 40 साल 45 साल पहले की बात करेंगे तो हर आदमी को उसकी नॉलेज भी नहीं होगी। तो उनका क्या बेसिस है, ये अभी डिस्कशन हुई 3 दिन 4 दिन पहले हरियाणा में, तो दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट कर रहे, तो उसमें भी ये बात उठी। तो उसने मेरे से बात किया, मैं कहा भाई मैंने तो बात किया था उनसे, तो उन्होंने तो बताया था कि जयनारायण खुंडिया मंत्री थे और गोवर्धन दास चौहान जो है वो भी मंत्री थे, वो अलग अलग जाति के थे, चमारनी थे दोनों। तो ये जो सारी व्यवस्था है वो केवल हमें बांटने के लिए, उसका कोई बेसिस नहीं है। और उनके जो ट्रेंड आदमी है, जैसे वाल्मीकि मंदिर बहुत जगह है, तो उस मंदिर में जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने आदमी अपने बैठाए हुए हैं और वो रेगुलर बेसिस पे उनसे नेगोशिएट, जो भी अपना वार्तालाप है वो करते हैं। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर दिखता है और कई जो हमारे एक्टिविस्ट है वो बताते भी हैं कि उनसे जब हमने ऐसा सवाल किया तो उन्होंने
जवाब नहीं दिया, वो कह रहे नहीं तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, और ऐसे चले गए कि भाई आपकी जाति बताओ, आपकी जाति क्या है। उसने आदमी ने हमारे ने पूछा उससे, वामसेफ का एक्टिविस्ट था, क्या आप ये कह रहे हो कि भाई वाल्मीकि का आप भला करना चाहते हो, तो आप अपनी जाति बताओ, आपकी जाति क्या है। तो उसने अपनी जाति नहीं बताई और वो चला गया, नहीं तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था को डेवलप करने का, पूरी व्यवस्था को चलाने का जो सारा काम है वो इस तरह से चल रहा है। अभी में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन गए सुरेश द्रविड़, जब उन्होंने आंदोलन किया और उस पर भाषण दिया तो उसके खिलाफ सेक्शन 124A जो राजद्रोह का मुकदमा होता है वो उसके खिलाफ चल रहा है। मुकदमा जो पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं उनके खिलाफ चलता है। देखो केवल कोई आप असर नहीं लगा सकते उनके ऊपर, क्या आप एलिगेशन लगाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसका सहारा लिया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, क्योंकि जस्टिस रमन्ना जो होते थे चीफ जस्टिस, उन्होंने उस प्रोविजन को मिसयूज की वजह से स्टे कर दिया था, और अभी तक वो स्टे चल रहा है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट चीफ जस्टिस उसको डिसाइड नहीं करेंगे तो स्टे भी वैकेट हो जाएगा, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। ये जो सारी व्यवस्था है इसको अगर हम देखेंगे तो जो धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में डाटा प्रोड्यूस किया, 1 जनवरी 2000 को 78,923 पोस्ट बैकलॉग की खाली। इसके साथ मैं एक और चीज जो बताना चाहता हूं, पहले वैकेंसी 1995 में आर.के. सब्रवाल का जजमेंट आया जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जो बैकलॉग की वैकेंसी वो फिलअप होती। पहले तो वैकेंसी वाले में डायरेक्ट रहता था 40 व्यक्ति भर रहे, इतना शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, इतना बैकवर्ड क्लास होना चाहिए, को अधिकार मिल जाता था। अब आपकी नहीं है तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का काम केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी एडेक्वेसी को रोकने का ही काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि भाई जो रिजर्वेशन है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर की वजह से जिस पोस्ट पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बनती है तो दोबारा वो पोस्ट जो है और एजुकेशन जो है, एजुकेशन में 97-98 में रिजर्वेशन लागू हुआ। 1950 से मानेंगे तो 1998 में लागू हुआ। एक्चुअली फिलअप 2005-06 के करीब ही हुआ, बहुत मतलब कुछ पोस्टें खाली भरी गई होंगी उस बीच में। 97-98 में जो प्रोफेसर आरमती देसाई होती थी यूजीसी की चेयरपर्सन, तो उसने कोई नोट बनाने को दिया, तो उस नोट में ये लिखा 6-7 टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज वहां 2000 से ज्यादा लेक्चरर हैं और 97 में केवल 6-7 लोग थे जिनको सबको मैं पर्सनली जानता था। तो आप ये कि ये जो नहीं ये जब वो हमारे लोगों को मिलने लगे उसके किसी माध्यम से रोकना चाहते हैं। अदरवाइज तकरीबन 47 ईयर्स तो वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिली। 50 में अगर मानेंगे तो 97 तक 47 ईयर हो गए और कोर्ट ने कोई उसको एनफोर्स करने का कोई सिस्टम डेवलप, लेकिन जब वो किसी तरह लागू हुई है तो उसको भी रोकने का सिस्टम बड़े पैमाने पे दिखाई पड़ता है। इसके धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, जो मंत्री है एजुकेशन का, 42% टीचिंग पोस्ट ऑफ SC, ST, OBC इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर लाइंग वैकेंट। मतलब 42 का मतलब आधे के करीब हो जाता है, इतनी वैकेंसी खाली है। और
डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मैंने बता ही दिया था आपको, 78,923 पोस्ट है। उसके बाद IIM जो है उसमें 62% शेड्यूल कास्ट की पोस्ट खाली है, 79% शेड्यूल ट्राइब की खाली है और 63% OBC की खाली है। ये पार्लियामेंट का डाटा है, ये कोई मैं अपना डाटा नहीं बता रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर आंसर करता है MP के क्वेश्चन का, उससे लिया हुआ डाटा है। तो जिसमें आधा के नजदीक भी नहीं है, 1/3 है तकरीबन। तो उसमें आपने पोस्ट तो भरी नहीं, आप केवल उनको प्लीज करने के लिए कि भाई हम तुम्हें देना चाहते हैं। तो आपने पोस्ट भरेंगे तब पता लगेगा कि भाई कि आप उनके लोगों को भर्ती करो। तो कास्ट के लोग नहीं है ना, शेड्यूल कास्ट का लोग होगा तो एक ही आदमी होगा, तो बाकी लोग वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। भाखड़ा नेंगल डैम का मैंने आपको बता ही दिया कि 2024 तक 75 साल तक उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं था। अभी भी वो कितने बड़े पैमाने पे लागू होगा ये देखने वाली बात है। और किसी रिजर्वेशन पूरी है तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में 84 पोस्ट शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है और 47 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व है। तो 131 पोस्ट जो है ये हमेशा फुल रहती है। तो इसलिए जो हमारे पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी भी चीज पे कोई आवाज नहीं उठाते। जो इम्प्लाइज हैं, अभी इस जजमेंट को देते हुए एक जज ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कहा था कि भाई जो इसको अपोज करेंगे वो लोग जो है दूसरे का अधिकार खाना चाहते हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन ये एक एसोसिएशन है और भी पूरे देश में एसोसिएशन के जरिए लोग लड़ते हैं। जितनी वैकेंसी जाती है, सारी वैकेंसी जो भी एसोसिएशन जहां काम कर रही है उसके रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए जो भी भूमिका बनानी होती है अपने ऑफिस में, वो डबल है के तहत वैकेंसी निकलती है और एक एक पोस्ट के लिए उनको लड़ना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो पोस्ट जो मिल रही है केवल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं दे रही है। जो हमारी एसोसिएशन हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, वो एसोसिएशन भी उसके ऊपर नजर रखती हैं। क्या हमें 20 लोग और ये हमें 25 लोग दे रहे हैं, तो 15 आदमी एडिशनल है वो एसोसिएशन उसके लिए करती है, शेड्यूल में जाती है और उसके तहत वैकेंसी जो है ईयर मार्क होके निकलती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद तो खा जाते हैं। जो पॉलिटिशियन के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन 1-8% हो सकता है सर्विसेज में भी ऐसे लोग हों, लेकिन ज्यादातर जो मेजोरिटी लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे अपना संघर्ष करते रहते हैं और जो भी पोस्ट मिलती है उन पोस्ट को उसका जरिया बनते हैं जिसकी वजह से मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है, कास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डिवीजन, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट जो है कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, इसको लेबर पार्ट नहीं है ताकि एक लेबर दूसरे लेबर और भी तक को आपस में रोक सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आर्टिकल 300A और 300B, जो आर्टिकल 341, 342 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो शेड्यूल कास्ट कैसे आइडेंटिफाई होना है और शेड्यूल ट्राइब कैसे आइडेंटिफाई होना है, इसका सिस्टम जिस प्रोविजन में दिया हुआ है, उसके बारे में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में बताया था, तो उसका एक्सट्रैक्ट में पढ़ देता हूं आपको, आप खुद ही अंदाजा लगाओ इसका मतलब क्या बनता है। The object of these two articles
as I stated, was to eliminate the necessity of burdening the constitution with long list of scheduled caste and scheduled tribes. It is now proposed that the president, in consultation with the governor or ruler of a state, should have the power to issue a general notification in the Gazette specifying all the castes and tribes or groups thereof deemed to be scheduled caste and scheduled tribe for the purposes of the privileges which have been defined for them in the constitution. The only limitation that has been imposed is this, that once a notification has been issued by the president, which undoubtedly he will be issuing in consultation with and on the advice of the government of each state, thereafter any elimination was to be list so notified or any addition was to be made that must be made by the parliament, not by the president. The president will गांधी को कहा लेकिन उसे दूसरे इनिशिएट नहीं किया। अब एक आदमी जो है किसी भी पोजीशन में चला जाए तो उसके साथ अगर जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी क्रीमी लेयर हो गया या वो आदमी नॉर्मल आदमी हो गया। लेकिन जब हमारा आदमी राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तब तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। तो क्रीमी लेयर का क्या मतलब है और कैटेगराइजेशन का भी क्या मतलब? अगर आप सारी पोस्टें भर दो, जिनको आप देना चाहते हो उनको भी दे दो। सिलेक्शन कमेटी तो आपने बनानी ना, हमने थोड़ा बनानी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो केवल हमें आपस में उनका लड़ाई करवाने का जो एजेंडा है वही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल फैक्टर नहीं होना चाहिए।
इसके बाद एक एमपी होता था चालिया, उसने ये डिमांड रही कि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल होना चाहिए। मतलब अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर को पावर या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। कुलाधर चालिया ये कह रहा है allow the state legislature to have a voice. In order to fill up that lacuna, I have said Parliament may and substitute this किया और उसी में जब जितना मैंने बताया था, ये जितना लोअर लेवल पे राजनीति जाती है तो उतना ही वीकर सेक्शन के जो आदमी है उनके राइट्स जो है उनका हनन होता है। और ये पावर लेजिस्लेचर को दे दी जाएगी तो एक चुनाव में मान लो किसी पर्टिकुलर कास्ट ने एक्स ने वोट नहीं दिया और वो पार्टी चुनाव जीत के आ गई, तो वो उस कास्ट को हटा देगी उस लिस्ट से। अगर ये पावर सेंटर में है, मतलब पार्लियामेंट के पास जब ये पावर है, तभी वो बहुत माइन्यूट लेवल पे उसको नहीं कर पाते। जो आज जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो भी इसीलिए आ रही है कि वो जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का नीचे ग्राउंड पे कोई आदमी नहीं जो उसके हाईएस्ट अथॉरिटी को ये कह सके तू ऐसा कर दे तो ये हो जाएगा। लेकिन हर गली चौराहे में आरएसएस के आदमी हैं जो प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट कह सकते हैं ये करोगे तो ये होगा, इसलिए तुम ऐसा करो। और इसी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था ऐसे काम कर रही है, इसलिए जिनका वहां प्रतिनिधित्व होगा वो प्रतिनिधित्व जो है उसको चलाने के लिए हमारे बहुत सारे साथी आरएसएस में काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई जब वो अपनी मीटिंग करते हैं तो हमें भी निकाल देते हैं, तो तुम वहां क्या कर रहे हो भाई? अगर वो कोई पॉलिसी पे हमारे खिलाफ बात करते तो वो हमें निकाल देते वहां से, तो आप उस संस्था में क्यों कर रहे हैं जब आपका उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो आप उस संस्था को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे जो अपने अधिकार काम कर रहे हैं। ये जो चेन्नई जजमेंट था, चेन्नैया ने उसने ये कहा था कि कंसीडर वेदर द शेड्यूल कास्ट लिस्ट प्रिपेयर्ड प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 341 फॉर different castes, etc. We have noticed the fact that the Constitution has provided for only one list of schedules to be prepared by President with the limited power of inclusion and action. The argument have been addressed for stating that in presidential list these castes to hold remain to be separate.
उनकी सोशल कंडीशन अगर डिफरेंट है तो आप उनको इकट्ठा कैसे डाल सकते हैं? पर आप जब आधा % देंगे, 1% देंगे, तो वो आपस में ही लड़ते। ग्रेडेशन टाइप जो बना दिया है वो आपस में कोई बैकवर्ड क्लास के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा कि इसको ऐड नहीं करना चाहिए। बैकवर्ड क्लास में डालने के लिए जो फैक्टर है भाई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों कैटेगरी को, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है कोई कास्ट, तो जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है वो कैसे अपोज कर सकती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में किस कास्ट को देना है, किसको नहीं देना है, वो डिटरमाइन करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ कर रही है, तब आप उसके लिए कुछ भी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर रही है, तो इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे उसके खिलाफ वो करें। दूसरा एक जो इशू है वो ये है कि जो चिन्नैया का जजमेंट है वो थॉमस और इंदिरा सानी, थॉमस जो है वो 7 जज का जजमेंट है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन थॉमस 75 में सुप्रीम किया। और दूसरा जजमेंट है इंदिरा सानी जो मंडल का जजमेंट है, 9 जजमेंट। मंडल ने ये कहा था कि जो हम क्रीमी लेयर पे डिस्कशन कर रहे हैं ये SC/ST पे लागू नहीं होगा। मंडल 9 जज का है। अगर उन्होंने जो भी डिस्कशन किया ओबीसी के लिए, अगर वो डिस्कशन उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए रेलेवेंट नहीं समझा, तो आर्टिकल 141 के तहत वो जो प्रेसिडेंट है कोई भी जो स्मॉलर बेंच है उसके ऊपर जरूरी है, और उसको वो इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा जो थॉमस का केस है वो 7 जज का है। थॉमस के केस से भी डिसएग्री करने के लिए उनको 9 जज को भेजना पड़ेगा, और इंदिरा सानी से डिसएग्री करने के लिए 11 जज को भेजना पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उस स्कीम के तहत जो चीजें डेवलप करनी चाहिए थी वो आर्गुमेंट के बावजूद कोर्ट ने उनको उचित नहीं समझा। और मैंने एक अमेरिकन कोई ब्लैक ऑथर है उसका कोई आर्टिकल दिया था, ये जो क्रीमी लेयर का एस्पेक्ट है इसके ऊपर, और उसमें वो प्रोफेसर ने ये लिखा था कि भाई अगर उन किसी कैटेगरी के, जैसे ब्लैक्स के बारे में है वो, अगर वो ब्लैक्स कुछ अमीर हो जाते हैं तो इससे जो ब्लैक्स का जो कम्युनिटी है उसको डिग्निटी मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी का राइट है वो इफेक्टिवली तभी उसको रियलाइज कर पाएंगे जब उनके कुछ लोग उनसे कंपेरेबल होंगे। अब क्रीमी लेयर के तहत अगर वो सबको ही निकाल देंगे, अब क्रीमी लेयर क्या है? दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी है उसकी तनख्वाह 8 लाख से ज्यादा है, साल में 8 लाख से ज्यादा तनख्वाह है। बॉम्बे में जो काम करता है उसका भी होगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, क्योंकि उसमें डीए वगैरह ज्यादा होता है। तो जो 8 लाख रुपए जो कमा रहा है सफाई कर्मचारी, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा। अगर आप देखो ओबीसी के लिए 8 लाख डाला उन्होंने, तो आपके लिए तो 2 ही लाख है, तो 3 लाख कर देंगे, 4 कर देंगे, 8 तक भी जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो पर्पज है वो बिल्कुल नीचे वाले के पास जाना, ऊपर वालों को निकालना है। अगर 8 लाख जो आदमी सफाई कर्मचारी सरकारी नौकरी कर रहा है, 70-80 हजार आम बात है आज जो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, और हमने कम से कम 10 लोगों से बातचीत करके तब ये निष्कर्ष निकाला था, क्योंकि एक हमारे साथी जज है, उनके यहाँ कोई कुक काम कर रहा है, अभी कुक सफाई कर्मचारी वो सब क्लास 3 में आते हैं, तो वो कह रहे थे 90,000 से ज्यादा उसकी तनख्वाह है। 90,000 का मतलब 10,80,000 हो गए सीधे, 11 लाख भी हो सकते हैं कुछ और अगर एडिशनल उसको मिल रहे हैं तो एक जो कुक है उसके बच्चे को भी क्रीमी लेयर में आप ले आएंगे, और वो ओबीसी में ऑलरेडी लागू है, जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं।
ये कोई अजीब चीज में नहीं बता रहा हूँ, जो एम्प्लॉयमेंट में है, किस लेवल के एम्प्लॉय को कितना तनख्वाह मिल रही है आपको सबको पता होना चाहिए। तो एक हमारा कुक है, एक हमारा स्वीपर है, एक हमारा चपड़ासी है, या मल्टीटास्किंग एमटीएस जो बोलते हैं आजकल वो है, तो उनकी सबकी जो तनख्वाह है वो उससे ज्यादा है। मतलब ये केवल आईएएस आईपीएस वही नहीं निकलेंगे, क्राइटेरिया बनाया जाएगा। क्राइटेरिया में ये तो है नहीं जो सफाई कर्मचारी है उसके बच्चे पे नहीं लागू होगा, वो तो होगा भाई 6 लाख 8 लाख जो भी किया वो सब पे लागू होगा। अगर वो सब पे लागू होगा तो जो क्रीमी लेयर है उसमें वो सफाई कर्मचारी भी आएगा, जिसको वो एक्चुअल दिखा रहे कि हम बेनिफिट देना चाहते हैं। जो लोग इसके समर्थन में कुछ लोग हैं उनको हमने समझाया भाई ये तो है ही क्रीमी लेयर, और तुम पता करो ओबीसी वालों को जो क्रीमी लेयर में जो डाले हैं उनको किसको बेनिफिट मिल रहा है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है उन सबको उससे लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो मुझे मौका मिला तो इस वजह से मेरे बच्चे को निकाल दिया जाएगा कि भाई इसका फादर जो है वो चपड़ासी था या कुक था या जो भी कुछ था। तो ये जो पूरा प्रिंसिपल डेवलप करने की कोशिश कर रही है उसका कोई फाउंडेशन मुझे नहीं लगती। और दूसरी बात है कि जो ये कैटेगराइजेशन के बारे में था, लेकिन जजमेंट जो है वो क्रीमी लेयर के बारे में है, क्योंकि 4 जजों ने जो स्पेसिफिक जजमेंट लिखा है वो केवल क्रीमी लेयर पे लिखा है। तो इसलिए जो कैटेगराइजेशन वाले जो लोग हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो कैटेगराइजेशन से ज्यादा वो क्रीमी लेयर लगा ने कह दिया भाई ये ऑब्जर्वेशन है, हम कुछ करने के लिए जजमेंट न्यूट्रलाइज कैसे होगा? जजमेंट न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। स्पेसिफिक डाल इनके ऊपर ये क्योंकि पहले भी जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में इसी तरह उसमें कि हमारे सामने रिजर्वेशन प्रमोशन का तो इशू ही नहीं है, तो हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बाद में एक जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने कहा, एमडी साहब ने तो कहा, लेकिन बाकी 8 जजों ने एमडी का व्यू अपहोल्ड नहीं किया, इसलिए जो है एमडी का व्यू माइनॉरिटी में है और वो जो उन्होंने किया वो मेजॉरिटी में है, जबकि वो मेजॉरिटी नहीं था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम जैसे देखेंगे तो वो हम जैसा समझते हैं केवल उसके हिसाब से चलने वाला नहीं है। अब जो थॉमस का केस है उसका 1-2 पैरा पढ़ देता हूँ, 2-3 लाइन के पढ़ता हूँ। थॉमस 76 का केस है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, और इसका पैरा 82 जो है वो ये कहता है, दिस शोज that it is by virtue of the notification of the president and the scheduled caste come into being, though the members of the scheduled caste are drawn from caste, races or tribes, they attain a new status by virtue of presidential notification। मतलब वो नोटिफिकेशन जैसे शेड्यूल कास्ट की हो जाती है तो उनका अलग स्टेटस हो जाता है। उसके बाद ये जो जजमेंट था ये जस्टिस मैथ्यू का था। दूसरा जजमेंट है जस्टिस कृष्णा अय्यर का, उसने कहा है वी में क्लियर द क्लॉग ऑफ आर्टिकल 16 क्लोज 2 एज इट स्टेम फ्रॉम ए कंफ्यूजन अबाउट कास्ट इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दिस लेटर एक्सप्रेशन हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 341 and 342. A bare reading brings on the quintessential concept that they are no caste in the Hindu fold, but an amalgamation of caste, races, groups, tribes, communities, or part thereof found on investigation to be the lowliest and in need of massive state aid and notified as such by the president। तो जस्टिस कृष्णा ये कह रहा है कि भाई ये जो है बहुत सारी कास्ट हैं जो बहुत लो लेवल की हैं।
इसलिए जो है इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए उनको उसमें नोटिफाई किया गया है। आई वेलकम प्रोफेसर खुराक, वी हैव मिस्ड हिम फॉर लॉन्ग। दिस अकॉर्डिंग टू जस्टिस कृष्णा अय्यर, दो देयर आर नो कास्ट रेसिस, ये जो पैराग्राफ है ये हमारा जो ईवी चनिया जजमेंट है उसका है। No caste, races, groups, tribes, communities or parts thereof in Hinduism. The President on investigation, having found some of the communities within the amalgamation as being lowliest and in need of massive state aid, included them in one class called the scheduled caste. The status thereof is that the scheduled caste are one class for the purposes of constitution. तो ये 7 जजेस बेंच का जजमेंट था जिसके बेसिस पे उन्होंने ये ओपिनियन बनाया। अभी जस्टिस हेगड़े, वो जो चिन्नैया का जजमेंट था उसमें जस्टिस हेगड़े ने एक त्रिलोकीनाथ खोसा का जजमेंट था उसको साइड किया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, स्टेट ऑफ J&K वर्सेस त्रिलोकीनाथ खोसा। तो इसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन और मिनी क्लासिफिकेशन दोनों को डील किया। हमारा जो केस है वो मिनी क्लासिफिकेशन का है। तो पैरा 31 जो उन्होंने कोट किया था उसमें है, क्लासिफिकेशन देयरफॉर मस्ट बी ट्रूली फाउंडेड ऑन सब्सटेंशियल डिफरेंसेस which distinguish persons grouped together from those left out of the group, and such differential attribute must bear a just and rational basis on this object sought to be achieved. Then mini classification को define किया उन्होंने। mini classification based on a micro distinction are false। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कह रहा है ये mini classification based on micro distinction are false to our egalitarian faith, and only substantial and straightforward classification plainly promoting relevant goal can have constitutional validity. To overdo classification is to undo equality. इसका सीधा मतलब यह है कि जो क्लासिफिकेशन होगी वो किसी बेसिस पे होगी। जो क्लासिफिकेशन जो बनाई गई है वो अनटचेबिलिटी उसका मेन बेसिस है। जो बैकवर्ड क्लास है उसमें दूसरे पैरामीटर भी उन्होंने इकोनॉमिक पैरामीटर भी डाले, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अनटचेबिलिटी एक क्राइटेरिया है। और दो आदमी अगर दो अलग अलग कास्ट से संबंध रखते हैं और वो दोनों अनटचेबिलिटी फेस कर रही हैं कास्ट, तो आप उनका डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? एक मान लो X कास्ट है और एक Y कास्ट, डिफरेंट कास्ट है, लेकिन दोनों जो है उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। तो उन दोनों कास्ट के जो आदमी हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक ही क्लास में रखना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। ऑलरेडी जो जजमेंट था ईवी चिन्नैया उसमें जस्टिस संतोष हेगड़े जिन्होंने लार्जर मेजोरिटी के लिए लिखा था उन्होंने इसको रिलाई किया था। पैरा 42 में ईवी चिन्नैया में जस्टिस हेगड़े ने आगे लिखा था, रिजर्वेशन मस्ट बी कंसीडर्ड फ्रॉम द सोशल ऑब्जेक्टिव एंगल हैविंग रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड नॉट एज ए पॉलिटिकल इशू, एंड thus adequate representation must be given to the members of the scheduled caste as a group and not to 2 or more groups of persons or persons of caste. The very fact that the members of the scheduled caste are most backward among us the backward classes, and the impugned legislation having already proceeded on the basis that they are not adequately represented both in terms of class 4 of article 15 and class 4 of article 16 of the constitution. A further classification by way of micro classification is not permissible. तो ये स्पेसिफिक व्यू था उन 5 जजेस का जिसको रेफर जब किया 2014 में 20 अगस्त को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीजन नहीं दिया
3 जजों की बेंच को रीजन देना था कि क्यों हम 5 जजेस का जो जजमेंट है उससे डिसएग्री कर रहे हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जिनका डिसेंटिंग जजमेंट है इस केस में, उन्होंने वो इशू, हालांकि हमारी प्लीडिंग में वो था लेकिन हमने वो आर्ग्यू भी नहीं किया था, क्योंकि जब वो लार्जर बेंच में चला गया तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो उस एस्पेक्ट पे आगे सुन सकते हैं, लेकिन उसने उसको भी डील किया कि कोई रीजन ही नहीं दिया था, आप लार्जर बेंच को नहीं भेज सकते। तो ये जो लार्जर बेंच का रेफरेंस है ये इटसेल्फ फाल्टी था, क्योंकि वो रेफरेंस नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जस्टिस सेमा उसमें अलग एक मेंबर थे, उन्होंने जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसको रिलाई किया और इसमें इंदिरा साहनी का पैराग्राफ साहब ने Yes, the constitution intended all the castes, including subcaste, races, tribes mentioned in the list, to be members of one group for the purposes of constitution, and this group would not be subdivided any further. A reference to the Constituent Assembly, then Constituent Assembly का reference उन्होंने किया था। उसके बाद अगर हम हैं जस्टिस सेमा का जो जजमेंट है, under Article 341 of the Constitution, as well as the benefit of reservation of or post, which is in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state, is afforded to a caste, to a class of persons specified in the presidential notification under Article 341 of the Constitution. The whole basis of reservation is to provide additional protection to the members of the scheduled caste and scheduled tribe as a class of persons who have been suffering since a considerable length of time due to social backwardness. The protection and reservation is afforded to a homogeneous group. Further classification and regrouping the homogeneous group by the state legislature would tinker with the presidential notification issued under Article 341, which is constitutionally impermissible. और उसमें जो तीसरे जज थे जो चिन्नैया में, वो थे जस्टिस एस.बी. सिन्हा, उन्होंने भी ऐसा ही व्यू लिया और इन्होंने इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसका पैरा 779 कोट किया था। और इस इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट है उसके 2-3 लाइन में पढ़ देता हूँ। बट एनी प्रोग्राम टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ दीज सेक्शंस oblique classes of society and any program designed to eradicate this evil must recognize this ground reality and attune its program accordingly. Merely burying our head in the sand horses like would not help. The validity of act must be tested on the test of aforesaid principles. देन इंदिरा साहनी का पैरा 792 भी उन्होंने कोट किया था, जिसमें ये जो है स्पेसिफिक है, दिस डिस्कशन इज कन्फाइंड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस ओनली एंड हैज नो रेलेवेंस इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये अगर 9 जजेज उसको कह चुके हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर लागू नहीं होगा या रेलेवेंट नहीं है, तो 9 जज से कंपल्सन की बेंच उसको अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है इस तरह का करना। देन पैरा 96 में जस्टिस एस.बी. सिन्हा ने कहा था, बट वी मस्ट स्टेट दैट व्हाटएवर सच ए सिचुएशन अराइज
in respect of scheduled caste. It will be Parliament alone to take the necessary legislative step in terms of clause 2 of Article 341 of the Constitution. Indira Sani on creamy layer not applicable to SC/ST. Then ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें जस्टिस अगर देवेंद्र सिंह काम देखेंगे तो इन्होंने जो बेसिक इशू जो चेन्नई में हुए थे और इशू पूरा जो जजमेंट है वो उन्होंने ये जो इस तरह का जो भी सिस्टम डेवलप होता है उसमें जो डाटा है, अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है तो आप उसको एनालाइज करके तब ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें किस तरह से आप कैटेगराइज करेंगे, लेकिन बिना डाटा के आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। अभी ये जो जजमेंट है इसमें भी उन्होंने कहा कि डाटा होना चाहिए, लेकिन जब एक बार सिग्नल मिल गया कि वो कैटेगराइज करें तो उसके बाद कोर्ट दोबारा आप जब जाएंगे तो उसको भी एंटरटेन नहीं करेगा। जब वो इलीगल तरीके से भी उसको करेंगे तब भी कोर्ट में उस तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा कि लार्जर बेंच ऑलरेडी हैज टेकन ए व्यू, और वो प्राइमा फेसी व्यू जो वो लेते हैं उसके बेसिस पे ही केस डिटरमाइन होता है। अगर वो नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो एनालाइज नहीं कर सकते आप। ये जो पूरी व्यवस्था है उन्होंने जो डेवलप किया है उसके तहत जो अभी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में थी वो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में आज नहीं रहेगी। अगर आप कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगराइज करने से आप जो होमोजेनियस ग्रुप है उसमें कंफ्लिक्ट पैदा होगा, जो कंफ्लिक्ट होगा तो आप आपस में लड़ते रहेंगे बहुत बड़े पैमाने। अभी आज अभी मैं देख रहा था सारे जो हाई ग्रुप हैं आंदोलन है वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं जजमेंट को, लेकिन दूसरे जो मैसेज आ रहे हैं हम धन्यवाद करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप अगर धन्यवाद करना है एक दिन पहले करो या एक दिन बाद में करो, आप तो केवल सिविल वार की पोजीशन डेवलप करने के लिए सरकार काम कर रही है। और ये जो दोनों ही तरह का जो 21 अगस्त वाला भी था वो किसने इनिशिएट किया नोबडी नोज, और ये दूसरे वाला जो है वो कौन कर रहा है। लेकिन जैसे 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन सक्सेस हुआ था तो उसकी वजह से अब उस समय गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगा था कि भाई हम बैकफुट पे हैं, लेकिन वो आपस में अगर हमें लड़ाएंगे तो हम कितना उसको रेमेडी कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। जहां तक जस्टिस चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा का जो जजमेंट है उन्होंने कहा है कि thus to summarize article 341(2) bar state legislature from removing or adding caste from and to the list respectively. Sub classification within scheduled caste for the purposes of affirmative action including reservation does not include or exclude any or group from the list. मतलब वो कास्ट में से जो लिस्ट है उसमें से कास्ट निकाल नहीं रहे हैं, वो उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो ये है कि ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप लिस्ट के साथ टिंकर कर रहे हैं, लेकिन अभी चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई वो सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। द सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341(2) बिकॉज द कास्ट आर नॉट पर से इंक्लूडेड इन द included in or excluded from the list। तो कास्ट को एक्सक्लूड नहीं कर रहे या इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर वो प्रेफरेंस देंगे तो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है हाउ दैट लिस्ट विल सर्वाइव, वो लिस्ट तब तक सर्वाइव नहीं करेगी जब तक आप उसको एक होमोजेनियस ग्रुप पे पार्लियामेंट चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट स्टेट को भी अधिकार दे सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जैसे उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज में दिया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर इसमें स्टेट को अधिकार मिलेगा तो वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि स्टेट जितना ये लोअर लेवल पे पावर जाएगी तो इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स ज्यादा काम करेंगे। बाबा साहब ये
आर्टिकल 300 के बारे में नहीं करने। Then he says, Chief Justice, the state can sub-classify inter area based on inadequate representation of certain counts. The state must establish that inadequacy of representation of a caste group is because of its backwardness. The state must collect data on inadequacy of representation in the services of the state because it is used as an indicator of backwardness. अभी ये डाटा का जो सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे जो नागराज का जजमेंट हो गया और सब जगह उन्होंने डाटा भी कट किया, 3-4 स्टेट का मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन कहीं पे भी रिजर्वेशन लागू नहीं हुई। कंपल्सरी है, मतलब स्टेट इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और जस्टिस सामंत ने पैरा 546 में यही बात कही, 6 फंडामेंटल राइट जर्नल जो द्वारा इन तीनों, जबकि हमने जो जीवन रेड्डी का जजमेंट है, श्री सावंत और पांड्यन का जजमेंट, इन तीनों को किया। अब अनेबलिंग इसलिए प्रिंसिपल है लॉ में, वो ये है कि अगर कोई अनेबलिंग पावर होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में एक प्रिंसिपल होता है पावर कपल्ड विद ड्यूटी, और उसके लिए माधवराव सिंधिया का एक जजमेंट है जो 11 जजों का जजमेंट है, जिसमें 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। माधवराव सिंधिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पावर की पावर है उसमें, क्योंकि वो जो उनका जो लैंड थी वो कोई शेड्यूल के लोग ट्रांसफर हुई, तो इसलिए उसमें कास्ट का भी इशू इन्वॉल्व था। पैरा 117 पैरा 1 उसके रिलेवेंट है। 11 जजेस की बेंच है, जस्टिस शाह का एक जजमेंट है और एक जस्टिस हेगड़े, के.एस. हेगड़े जो जस्टिस संतोष हेगड़े का फादर था, उनका जजमेंट है। उन दोनों ने कहा कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट उसको अनफोर्स करने से, उसको लागू करने से मना नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशन। लेकिन अभी जो 5 जजेस के 3 जजमेंट हैं जो ये कहते हैं डिस्क्रिशन है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, अगर इसको हम देखेंगे तो जस्टिस गवई का जो जजमेंट है, जस्टिस गवई ने क्रीमी लेयर लगाया, हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको जो है कंकर किया और चंद्रचूड़ का जजमेंट गवई ने कंकर किया, लेकिन एक्सप्रेस चंद्रचूड़ के जजमेंट में क्रीमी लेयर के बारे में कुछ नहीं है। अगर लेकिन वो जजमेंट कंकर जब हो जाता है तो पूरा प्रिंसिपल मान लिया जाता है। तो उस हिसाब से 4 जजेज का जो जजमेंट है वो मेजोरिटी है। अगर चंद्रचूड़ का भी जजमेंट हम मानते हैं तो 6 जजेज का मेजोरिटी है क्रीमी लेयर के लिए, और क्लासिफिकेशन के लिए तो सभी का है। जो डिसेंटिंग जजमेंट है वो जस्टिस वेलाम त्रिवेदी का, वो जजमेंट बहुत ही अच्छा लिखा गया है, और उस जजमेंट में जो भी इश्यूज हम लोगों ने रेज किए थे वो सब इश्यूज उन्होंने इंक्लूड किए। ये जो
एक सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उसके बारे में नागराज में कोई इशू नहीं था, और अशोक कुमार ठाकुर एक जजमेंट था जिसको जर्नैल सिंह 1 जो जर्नैल सिंह 2018 में डिसाइड हुआ, उसमें नारीमन ने जो जजमेंट लिखा तो नारीमन ने कहा अशोक कुमार ठाकुर गलत है। तो अशोक कुमार ठाकुर अगर गलत है तो वो भी 5 जज का है, जर्नैल सिंह भी 5 जज का है, तो उसको अपसेट 5 जज नहीं कर सकते। अब इस जजमेंट में वो तीनों जजमेंट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिए। जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उसके बारे में जो भी जजमेंट आए थे उन जजमेंट को ये 7 जजेस की बेंच होने की वजह से और इसको अप्रूवल होने की वजह से अब वो एक प्रिंसिपल बन गया, जो कि बेसिकली आर्ग्यू भी नहीं हुआ, क्योंकि क्रीमी लेयर का कोई इशू उस जजमेंट में नहीं था। जबकि हालांकि मैं समझता हूं कि आप कैटेगराइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग उसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं वो सब लोग एक ही तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, जो अनटचेबिलिटी है, और दो अनटचेबल में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को आप बिट्रे करेंगे। अब ये गवई साहब का जो जजमेंट है उसका एक डेट पैरा पढ़ता हूं मैं। इफ द स्टेट while discharging that duty finds that certain category within the scheduled caste and scheduled tribe are not adequately represented, and only the people belonging to a few of the categories are enjoying the entire benefit reserved for scheduled caste and scheduled tribes, can the state be denied its right to give more preferential treatment for such categories? In my view, the answer would be in the negative, since the same would not amount to tinkering. I think a note is incorrect. Amount to tinkering with the presidential list. No doubt that if the state decides to provide 100% of the reservation for scheduled caste to one or more categories instead of in the presidential list, in that the state to the exclusion of some categories, it may amount to tinkering with that list, because in effect it would amount to denial of benefit of reservation to those scheduled caste categories which have been excluded. In my view, that would in effect amount to deletion of the said categories from the presidential list notified under Article 341. Justice Vikramnath or Justice Satish Chandra Sharma has agreed with his view, और नागराज, जर्नैल सिंह, देवेंद्र सिंह, जो देवेंद्र सिंह 5 जज का था, उन सबको इन्होंने अप्रूव कर दिया। तो जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल पे जो भी हमारे फेवर में अभी तक आर्गुमेंट थे मंडल के अलावा, वो सब आर्गुमेंट नेगेट हो गए। तो इसलिए फाइनली आई थिंक दैट वी शुड प्रेस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके लिए जो भी हमें एक्टिविटी करनी चाहिए वो एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो राइट्स का मार्जिनलाइजेशन है, अगर ये डिस्क्रिशन और डाटा का कंसेप्ट इसमें बहुत इसको लागू करने के लिए आ गया, तो जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो गया है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाटा कहीं पे भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डाटा के बेस पे जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं तब वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जब जाते हैं, कोर्ट में कोई फेवरेबल व्यू नहीं होता। जैसे मैंने बिहार का आपको एग्जांपल दिया, वहाँ 16% की जगह केवल 5% रिप्रेजेंटेशन है। उत्तराखंड में 19% की जगह 11.54% रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन दोनों स्टेट्स में उन्होंने सारी पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी से भर दी, कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं दिया। इसलिए अगर इसमें हम मजबूती से इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए थे वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें मिल पाएंगे। इसलिए इसमें बेझिझक होकर मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए, और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसमें अपना राजनीतिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उससे भी फिर वो फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, जिसको वो इस जजमेंट के जरिए हमारे समाज में पैदा करना चाहते हैं।
क्योंकि जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बहुत लोग जल्दी एडवांस होना चाहते हैं तो वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे लोग जो उनके ट्रैप में आते हैं उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होता, लेकिन वो ट्रैप में आ जाते हैं तो समाज का तो नुकसान करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो भी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए वो ये है कि हम कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर दोनों को अपोज करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल रहेंगे कैटेगराइजेशन के बाद हम आपस में लड़ेंगे बहुत बड़े पैमाने पे। अभी जैसा ये दिख रहा है तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो बांग्लादेश वाली पोजीशन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो यही चाहते हैं जहाँ इलेक्शन होता है तो वो उनको आपस में किसी न ग्रुप से लड़वाने वाले काम करते हैं ताकि वो आपस में लड़ेंगे तो उनको वो जो भी वोटिंग मशीन जिस भी जरिए से आते हैं वो आए, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये बहुत बड़े पैमाने पे इसको करना चाहिए ऑर्गेनाइज, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जो लोग इसके जजमेंट से सहमत भी हैं तो उनको भी हमें कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे कोई लेजिस्लेशन करने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल आपका आंदोलन रोकने के लिए वो स्टेटमेंट दिया है ताकि कोई आंदोलन खड़ा ना हो। इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब लॉ मिनिस्टर वो कहता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो कोर्ट की ओपिनियन है, तो ऐसा नहीं होता। अगर 7 जजेस ने बेसिकली जो जजमेंट दिया है वो क्रीमी लेयर पे ही दिया है। कैटेगराइजेशन का जो जजमेंट है उसका स्ट्रेस उतना नहीं है जितना क्रीमी लेयर पे। बाकी जो जजेस ने एक 1.5 पेज का, चाहे सतीश चंद्र शर्मा हो चाहे विक्रमनाथ हो, उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो केवल क्रीमी लेयर के बारे में अपना एक्सप्रेस ओपिनियन किया है। और जो मित्तल है उसका जजमेंट तो ये भी कहता है कि एक जनरेशन के बाद नहीं मिलना चाहिए, जबकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन वाला वो उसी कोर्ट में चीफ जस्टिस हो सकता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है वो किसी छोटी पोस्ट में भी उसका बच्चा नहीं आना चाहिए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को हमें आपस में सामाजिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके डिफरेंट कास्ट से भी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग आरएसएस वाले जो भी उनको एजुकेट कर रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं वो, क्योंकि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। हरियाणा वाले जो केस लड़ने वाले थे उसमें किस ने कितना पैसा दिया तो वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो पब्लिकली बताने वाली नहीं है। इसलिए ये जो सारी जो व्यवस्था है इसको काउंटर करने के लिए हमें सामाजिक तौर पे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनसे भी हमें चर्चा करके उसको समाज में उसको डेवलप करना चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन जो भी करना चाहते हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि एक तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी समाज में जो राष्ट्रपति बन गया, जो मुख्यमंत्री बन गया, जो प्रधानमंत्री बन गया, जो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी बन गया, एक आदमी सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी इसीलिए नहीं बन रहा कोई शेड्यूल कास्ट है। तो अगर आप उसको, ऐसे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है उन पोजीशन में, लेकिन जब आप उसको उस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देंगे तब उसके बारे में कौन आवाज उठाएगा। तो इसलिए वो हमें एजुकेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट है इसकी फाउंडेशन सही नहीं है, इसके लिए हम रिव्यू पिटीशन भी डालने वाले हैं, लेकिन जो भी दूसरी एक्टिविटी है वो भी आप अपनी जारी रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, और इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन पाटिल साहब, जावेद साहब एंड ओके साहब एंड अदर फ्रेंड्स जो है उन सब का आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय मानव।